स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो की अगली सीरीज़ में फिज़िक्स क्लास की। इस वीडियो में हम बोर मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। थॉमसन मॉडल के अनुसार थॉमसन ने माना कि जो परमाणु है वो 10⁻⁻10 मीटर का एक ठोस गोला है और इस गोले की संज्ञा थॉमसन ने सामान्यतः समझने के लिए एक तरबूज से की। और जैसे तरबूज एक प्रकार का ठोस गोला होता है, उसी प्रकार परमाणु एक ठोस गोला है। और इस तरबूज के अंदर मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला भाग जो लाल भाग होता है जिसे गुदा कहा जाता है, और दूसरा भाग बीज होता है जो काले भाग से प्रदर्शित होता है। और इस लाल भाग को थॉमसन ने ऐसा कहा कि परमाणु में जिस प्रकार धनावेश समाहित है, उसी प्रकार लाल भाग धनावेशित और जो उसके बीज हैं वो ऋणात्मक आवेश को प्रदर्शित करते हैं। और इस थॉमसन मॉडल की कुछ कमियां थी जिनको थॉमसन की व्याख्या करने में असमर्थ थे। तो जो उनके शिष्य रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था उसकी वो व्याख्या नहीं कर पाए। तो इस वजह से रदरफोर्ड ने अपने अल्फा प्रकीर्णन से एक मॉडल सुझाया जिसे हम रदरफोर्ड मॉडल के नाम से जाने जाते हैं। और रदरफोर्ड मॉडल द्वारा परमाणु के मध्य में समस्त धनावेश और अधिकतर द्रव्यमान निहित है जिसे नाभिक कहा गया, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल में ग्रह सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाते हैं, जबकि परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण धनावेश और ऋणावेश के मध्य या वैद्युत स्थिति के बल के कारण होता है, जिसे कूलाम बल भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर गति कर रहे हैं जो कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। अभिकेंद्रीय बल को जानने के लिए मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो ये थी रदरफोर्ड मॉडल की विशेषताएं। अब रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमियां थी जिनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, लेकिन उसकी समरी को मैं पुनः यहाँ बता रहा हूँ। रदरफोर्ड ने कहा था कि सेंटर में एक नाभिक है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। अब यह गति लगातार कंटिन्यूस हो रही है, जिसके कारण जो आवेशित कण है वो लगातार विद्युत तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करते रहता है। और लॉरेंज के अनुसार यदि कोई कण लगातार एनर्जी उत्सर्जित करते रहेगा तो उसका धीरे धीरे पथ कम होता जाएगा, यानी कि उसकी त्रिज्या कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में समाहित हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा फेलियर था जो परमाणु के अस्तित्व के बारे में रदरफोर्ड व्याख्या नहीं कर पाए। और दूसरा जो इसका मेजर ड्रॉबैक था वो था कि जब इलेक्ट्रॉन लगातार वृत्तीय गति कर रहा है तो वह ऊर्जा उत्सर्जित करते रहता है। तो जो तरंगें हमको मिलती है विद्युत तरंगों के रूप में जो ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है वो सतत थी। और जबकि हाइड्रोजन के विकिरण में ऐसा हमें पाया गया कि जो हाइड्रोजन का विकिरण प्रयोगों द्वारा प्राप्त हुआ उसमें विकिरण सतत न होकर केवल डिसकंटिन्यूअस और रेखीय था, लीनियर था। तो ये दो मुख्य कारण थे, परमाणु का स्थायित्व और दूसरा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाना। ये रदरफोर्ड मॉडल के दो ड्रॉबैक थे जिनको 1912 से लेकर 1930 तक बोर ने रदरफोर्ड मॉडल की जानकारी के लिए उन्हीं की लैबोरेटरी में प्रयोग करने शुरू किए। और उन्होंने पाया कि जो रदरफोर्ड के एजम्पशन हैं कि नाभिक सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर गति कर रहे हैं, ये सत्य था। और फिर उन्होंने कुछ नए एजम्पशन जो उनकी अवधारणा थी जो रदरफोर्ड मॉडल को सत्यापित कर सकें, उसके बारे में चर्चा की। जो उनका सबसे पहला पॉस्टुलेट थी जो उन्होंने माना, उन्होंने ये माना कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी कक्षाओं में गति नहीं करते, बल्कि कुछ ऐसी कक्षाओं में गति करते हैं
जो विकिरण उत्सर्जित नहीं करते, जो कि वैद्युत चुंबकत्व की थ्योरी के अनुरूप नहीं था। और फिर भी उन्होंने ये कहा कि जो लॉ हैं वो वैद्युत चुंबकीय में अलग हो सकते हैं, लेकिन परमाणु मॉडल में हम इनको लागू नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने माना कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में रहते हैं जो विकिरण उत्सर्जन नहीं करते, और यह कुछ निश्चित कक्षाएं होती। तो ये इनकी पहली एजम्पशन थी। और इस सिद्धांत के अलावा प्रत्येक परमाणु एक कुछ निश्चित अवस्था होती है जिसमें कुछ ऊर्जा निश्चित होती है। और दूसरा नियम इस सिद्धांत को लिए था कि इन कक्षाओं के बारे में बताता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग nh/2π के बराबर हो, जहां h प्लांक कांस्टेंट है। और तीसरा जो इनका एजम्पशन था वो ये था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में ट्रांजिट होता है या संक्रमित होता है तो वह विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करता है। और इसी प्रकार जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर से ग्रहण करता है, और जो ये एनर्जी है, जो इनका डिफरेंस है, वो दोनों h न्यू के बराबर होते हैं। अर्थात उन दोनों की ऊर्जा स्तर, और ये जो ऊर्जा स्तरों का अंतर है उन दोनों के कक्षाओं के ऊर्जा के अंतर के होता है। अगर मैं बोर मॉडल को पुनः समराइज करूं तो उनकी केवल 3 एजम्पशन थी। पहला कि इलेक्ट्रॉन केवल बिना उत्सर्जित किए हुए एक निश्चित स्थायी कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। और दूसरा था इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग nh/2π के गुणांक में, जहां h प्लांक कांस्टेंट है। और तीसरा, इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित ऊर्जा स्तरों में ही गति करते हैं, उनके मध्य गति नहीं करते हैं, जिनमें जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में गति करते हैं तो उसमें ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, और जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गति करते हैं तो वह ऊर्जा अवशोषित करते हैं। और यह ऊर्जा निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात की जाती है, जैसे E2 - E1 = h न्यू, जहाँ E2 उच्च कक्षा का ऊर्जा है और E1 निम्न कक्षा की ऊर्जा है। तो इस प्रकार बोर मॉडल ने रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया। और कैसे उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की, इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ और भी जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपकी जो भी प्रश्न होंगे उनका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। देखने के लिए धन्यवाद।